स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में जो है सो, ठीक है। तो इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि द कर्व हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ ए गिवन मटेरियल डिफॉर्म्स विद द इंक्रीजिंग लोड। ये जो कर्व है ये आपको मदद करता है समझने में कि कोई भी मटेरियल कैसे डिफॉर्म करेगा जब आप लोड को बढ़ाते जाएंगे जो है, ठीक है। तो एक्चुअली में व्हेन यू आर इंक्रीजिंग सम लोड्स इट मींस इट इज बेसिकली अ टेंसाइल टेस्ट। ये क्या है? ये टेंसाइल टेस्ट का ही एक हिस्सा है। टेंसाइल टेस्ट में हम लोग करते क्या है कि द टेंसाइल टेस्ट इज अ वेरी कॉमन मैकेनिकल टेस्ट व्हिच टेक ए टेस्ट पीस। हम लोग एक टेस्ट पीस लेते हैं, मतलब किसी मटेरियल का बना हुआ जैसे कोई वायर ले लिया और उसको स्ट्रेच करते हैं along its length, ठीक है। तो ये जो टेंसाइल टेस्ट है एक्चुअली में क्या है, ये एक यूनिएक्सियल टेस्ट है, क्योंकि इसमें हम लोग जो लोड अप्लाई करते हैं वी अप्लाई द लोड इन ओनली वन डायरेक्शन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को अचीव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, वी सस्पेंड ए वायर। हम लोग एक वायर, जैसे आप देख रहे हैं दिस इज अ वायर, ठीक है, एंड दिस वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। ये क्या है, दिस इज ए रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट है, ठीक है। तो ये वायर जो है सो एक रिजिड सपोर्ट से हम इसको अटैच कर देते हैं और उसके दूसरे एंड पे हम लोड अप्लाई करते हैं, फोर्स एफ अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इस लोड को हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाते हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली जो इस वायर में इलोंगेशन हो रहा है उसको हम लोग नोट डाउन करते जाते हैं, ठीक है। और फिर हम, जब ये वायर एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, तो जब हम जो लोड दे रहे हैं, ठीक है, लोड वी आर अप्लाइंग इज एक्चुअली द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स दैट विल डेवलप्ड इनसाइड द स्ट्रेचिंग वायर। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, स्ट्रेस निकालते हैं, स्ट्रेस निकालते हैं। और साथ में जो इलोंगेशन हो रहा है, इस इलोंगेशन से हम लोग क्या निकाल, जो इलोंगेशन हो रहा है डेल एल, इससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, स्ट्रेन निकाल लेते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो प्लॉट है ना, उसको हम लोग प्लॉट करते हैं एंड दैट विल लीड्स टू ए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर देखो तो ये एक वायर है, ये एक टेस्ट पीस है, दिस इज अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। क्या है ये, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये एक वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। और इस वायर के साथ हम एक हैंगर अटैच कर देते हैं। ये जो हैंगर है, इस हैंगर के साथ हम लोग क्यों, इस हैंगर को क्यों अटैच किया इस वायर के साथ, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस जिस लोड की मैं बात कर रहा हूँ, ये लोड एक्चुअली इसमें हम ये हम नोन वेट डालेंगे। ये क्या है, नोन वेट है, ठीक है। नोन वेट मतलब कि जो लोड अप्लाई कर रहे हैं इसकी वैल्यू मुझे पहले से पता है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे डिफरेंट नोन वेट जो है इस वायर पे एज ए लोड में डालूंगा। और क्या करूंगा कि वायर के लोअर एंड, ये जो लोअर एंड है उसके साथ एक वर्नियर कैपिलर अटैच कर दूंगा, जो कि ये मेन स्केल जो है इस पे स्लाइड करेगा जब वायर इलोंगेट करेगा। ये क्या है, मेन स्केल है, दिस इज द वर्नियर कैपिलर, ठीक है, वर्नियर कैपिलर, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे इस वायर में क्या होगा, इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन होगा। तो ये जो वर्नियर कैपिलर, ये जो वी अटैच्ड है वर्नियर स्केल, ये क्या होगा, ये स्लाइड करेगा ऑन द मेन स्केल और हम अकॉर्डिंगली जो है सो इलोंगेशंस को नोट करते जाएंगे, ठीक है। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, लोड आ गया और इलोंगेशन आ गया, ठीक है, इलोंगेशन आ गया। लोड कहां से आया, क्योंकि लोड तो मुझे पता है कि मैं पहले से क्या वेट डाल रहा हूं, ये तो ऑलरेडी मुझे नोन है। लोड और इलोंगेशन जो आ गया, इससे मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेट कर लूंगा और फिर जब मैं प्लॉट करूंगा ना, तो वो प्लॉट जो है सो इस मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताएगा, जो यह बताता है कि हाउ द मटेरियल डिफॉर्म्स विद द इंक्रीजिंग लोड, कि लोड जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो मटेरियल में जो डिफॉर्मेशन होता है वो कैसे बिहेव करता है, वो चीज ये बताता है। तो द मेन आउटपुट जो है, द मेन आउटपुट ऑफ द टेंसाइल टेस्ट इज अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये जो आपने किया, ये क्या किया आपने, लोड बढ़ाया, मतलब आपने टेंशन ही तो बढ़ाया। तो कहने का मतलब ये जो टेंसाइल टेस्ट है इसका जो मेन आउटपुट है वो क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है, व्हिच डिस्क्राइब्स हाउ मच द मटेरियल्स वी आर टेस्टिंग विल डिफॉर्म फॉर अ डिफरेंट लेवल ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये डिस्क्राइब करेगा कि ये जो वायर जिस मटेरियल का बना हुआ है वो कैसे डिफॉर्म करता है जब हम लोग डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस उस पर अप्लाई करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो फाइनली आपने देखा कि इस तरह के अरेंजमेंट का इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू पता कर ली फॉर डिफरेंट लोड, फॉर डिफरेंट लोड, ठीक है, अलग अलग लोड के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू पता कर ली। और फिर मैंने क्या किया, स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया और स्ट्रेस को, ठीक है, स्ट्रेस को हम लोगों ने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया। और ये जिस मटेरियल, और ये जो आपका जो कर्व अचीव हुआ, ठीक है, वो कुछ ऐसा अचीव होगा, दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दैट यू विल अचीव। एंड दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज बेसिकली, जब मैंने मेटल वायर ले रखा है, क्या है ये वायर मेटल का बना हुआ है, तो मेटल वायर का जो स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट है वो कुछ ऐसा दिखने में आएगा, ठीक है।
तो इफ वी ग्रेजुअली इंक्रीजेस द लोड ऑन ए वर्टिकली सस्पेंडेड वायर, ये जो देख रहे हो हैंगर लगा हुआ है और ये क्या है, दिस इज द लोड, ये क्या है, तो लोड है। तो जब हम इस लोड को बढ़ाते जाएंगे ना तो क्या होगा कि एक ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब क्या चीज, फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड चूंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स जो एफ आर है, ठीक है, ये इज इक्वल टू द लोड हो जाता है, जो अप्लाइड लोड के बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम में, एंड दैट्स व्हाई कहा कि इफ वी ग्रेजुअली इंक्रीज द लोड ऑन ए वर्टिकली सस्पेंडेड मेटल वायर, ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द स्ट्रेस एंड द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वायर में जब आप लोड दे रहे हो तो क्या हो रहा है, जो स्ट्रेन हो रहा है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल है, लॉन्गिट्यूडिनल strain प्रोड्यूस हो रहा है। तो a graph is plotted between the stress and the longitudinal strain and we get a curve which is known as the stress strain curve। तो यही कर्व जो है ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहलाएगा। तो ये जो कर्व आपने अचीव किया ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि ये वायर जो है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, इसका जो मटेरियल है, ठीक है, वो क्या है। अगर ये वायर अभी मेटल का बना हुआ है तो प्लॉट कुछ ऐसा होगा, किसी और मेटल का बनेगा तो प्लॉट कुछ ऐसा होगा। अगर ये किसी, ये डिपेंड करता है, ये जो प्लॉट आपने अचीव किया इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल फ्रॉम विच द वायर इज मेड अप ऑफ, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने निकाला फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, जो स्ट्रेन कला, यहाँ से जो इलोंगेशन में निकाल रहा हूं तो ये इलोंगेशन तो स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेन क्या है, डेल एल बाई जो ओरिजिनल लेंथ है वायर का एल, दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ जिसको हम स्ट्रेन कहते हैं, एंड द अप्लाइड फोर्स नीडेड टू कॉज द स्ट्रेन, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट के तहत। और फिर जो हम लोग ये प्लॉट करते हैं, दिस प्लॉट विल बेसिकली गिव यू द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्या देता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो अभी आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ये जो प्लॉट है इसको मैं बारीकी से हर एक स्टेज को डिस्कस करने वाला हूं, तो इस वीडियो के साथ बने रहे जो है सब। नाउ कम टू द केस। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो मिला, तो इनिशियली क्या होता है कि जब आप लोड बढ़ाते हो तो इलोंगेशन होगा। तो ये जो इलोंगेशन हो रहा है, ये जो डेल एल आ रहा है, डेल एल बाई एल है, ठीक है, ये क्या है, ये स्ट्रेन आ रहा है, ये क्या है, स्ट्रेन हो रहा है, वायर क्या हो रहा है, इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द लोड यू हैव बीन अप्लाइड हियर। तो जब स्ट्रेन की वैल्यू, ये जो स्ट्रेन है इसकी वैल्यू लेस देन 2% है, लेस देन 2% का क्या कहने का मतलब होगा कि अगर ये वायर 1 मीटर का है, एल की वैल्यू 1 मीटर है, तो डेल एल जो होगा ना, इस 1 मीटर का 2%, 1 इंटू 2/100 मतलब 0.02 मीटर का जब इलोंगेशन होगा, तो व्हेन द स्ट्रेन इज स्मॉल मतलब लेस देन 2%, तो क्या होता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। मतलब ये कह रहा है कि जब आप एक मेटल वायर पे का जब टेंसाइल टेस्ट कर रहे हो और जब इनिशियली जब आपने जो लोड डाला है और उस लोड की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो लेस देन 2% है, उस केसेस में क्या होता है कि जो स्ट्रेस होता है ना इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होता है। क्या होता है, उस केसेस में द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का प्लॉट जब तुम्हारा क्या है कि स्ट्रेन की वैल्यू लेस देन 2% है, उस केस में जो है स्ट्रेन की वैल्यू लेस देन 2% है, तो उस केसेस में स्ट्रेस और स्ट्रेन का प्लॉट क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। इट विल जस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन कब तक, जब तक कि इलोंगेशन बहुत कम है, उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो लेस देन 2% है, तभी तक वो मतलब ये प्रोपोर्शनल लिमिट में रहता है। तो ये जो पॉइंट ए आया, मतलब इस पॉइंट तक जब तुम स्ट्रेस को बढ़ा रहे थे, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस एक्सिस मतलब क्या, अगर मान लो स्ट्रेस तुम बढ़ाते जा रहे हो, क्या रहा है, इस जब तुमने स्ट्रेस यहाँ रखा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ वो ये हुआ। जब तुमने स्ट्रेस बढ़ाया मतलब अब स्ट्रेस तुम कहाँ लेके चले गए, यहाँ लेके चले गए, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन हुआ वो ये हुआ। तो ऐसे करते करते जब तुम इस पॉइंट पे पहुंच जाते हो, जब स्ट्रेस तुमने इस पॉइंट तक डाल दिया जिसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहते हैं, तब जाके स्ट्रेन क्या हुआ, ये हुआ। तो ये जो लिमिट हुआ, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लिमिट्स है, ये क्या है, इस लिमिट में स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल रिलेशंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो द पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए के बाद इसके बियॉन्ड अगर तुम स्ट्रेस बढ़ाते हो ना, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशंस प्रोपोर्शनल नहीं रह जाता है। उसको मैं देखता हूँ कि अभी इस स्लाइड में मैं यही बता सकता हूं कि जब तक मैंने स्ट्रेस को बढ़ाया और ये सुनिश्चित रखा कि जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो 2% से कम ही हो, मतलब ओरिजिनल लेंथ का 2% ही हम इसमें जो है तो इलोंगेशन कर पा रहे हैं, उस सिचुएशंस में स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल हो जाता है। और अब हमेशा तो प्रोपोर्शनल रहेगा नहीं, तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं एक लिमिट अचीव होता है, पॉइंट ए जिसको हम लोग बोलते हैं ए पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट के बियॉन्ड देखो क्या कह रहा है कि द पॉइंट ए इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसके बियॉन्ड अगर मैं स्ट्रेस को बढ़ाता हूं तो फिर ये जो प्रोपोर्शनल रिलेशन है स्ट्रेस और स्ट्रेन का वो मेंटेन नहीं रहेगा। तो द पॉइंट ए इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड द स्लोप ऑफ द लाइन ओए गिव्स द यंग्स मॉडुलस। क्योंकि तुम्हें पता है भाई कि यंग्स मॉडुलस होता क्या है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय
स्ट्रेन का रेशियो होता है। तो किसी भी पॉइंट मतलब देखो यहाँ से कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज कॉल्ड द यंग्स मॉडुलस। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, मतलब ये जो एंगल है थीटा, ठीक है, सपोज करो ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट में ये एंगल थीटा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, प्रोपोर्शनल है, तो मैं लिखूंगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेस, ये वर्टिकल एक्स, टेन थीटा क्या होगा, ये जो आपका वर्टिकल एक्सिस है ना, ये देखो यहाँ से ये एक्सिस हुआ, तो टेन थीटा क्या होता है, दिस लंब बट्टे ये आधार, तो टेन थीटा इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन, दिस इज बेसिकली इक्वल टू द यंग्स मॉडुलस y। तो कहने का क्या ही मतलब है कि द पॉइंट ए इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब ये जो ए पॉइंट है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाया। इसके बियॉन्ड अगर आप स्ट्रेस को बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, अगर स्ट्रेस को ऊपर की ओर और भी स्ट्रेस अप्लाई करोगे, तो ये जो प्रोपोर्शनल रिलेशंस है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, वो फॉलो नहीं होगा। इसीलिए इस पॉइंट ए को हम लोग लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। और जो स्लोप ऑफ द लाइन ओ ए, ये जो ओ ए लाइन है, ये ओरिजिन ओ हो गया और ये ए हो गया, इसका जो स्लोप है ना, ये क्या दे रहा है हमको, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। किस चीज का, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, वायर जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल का हमको यंग्स मॉडुलस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आ गया कि थीटा इज द एंगल ऑफ ओ ए, इसका एंगल अगर थीटा है तो क्या होगा, y इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो एक चीज और समझने की है कि इस प्रोपोर्शनलिटी लिमिट की खासियत क्या है, कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। इसमें क्या आ गया कि स्ट्रेस इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, मतलब कहीं ना कहीं हुक्स लॉ जो है इस लिमिट में, जब तुम ओए प्रोपोर्शनलिटी लिमिट में काम करोगे तो उस लिमिट में हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, क्या हो रहा है, हुक्स लॉ को क्या हो रहा है, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के अंदर अगर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएं, जैसे कि यहाँ देखिए ये कह रहा है क्या चीज, द स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व ऑफ ए थ्री वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, मतलब तीन वायर है, पी एक वायर है, क्यू एक वायर है, मतलब पी क्यू आर, ये तीन वायर्स के अलग अलग प्लॉट्स है, ठीक है। और ये पी क्यू आर क्या है, इसके इलास्टिक लिमिट्स है, पी क्यू एंड आर, ये क्या है, ये सब पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट्स के पॉइंट है। इसके बियॉन्ड अगर हमने इस क्या किया था, स्ट्रेस को बढ़ा दिया, जो स्ट्रेस मेरा क्या है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस प्लॉटेड है, तो स्ट्रेस को जब हम बढ़ाते जा रहे थे तो पर्टिकुलर स्ट्रेस पे देखिए, अगर इस कर्व को समझने की कोशिश करें आप, तो देखें कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रेस के वैल्यू पे आप देख रहे हैं कि इस आर वायर में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। और इसी स्ट्रेस के वैल्यू पे इस वायर में, ये जो वायर है जिस मटेरियल का बना हुआ, उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो ये है, ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, और इसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है ये और भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रेस पे, एक पर्टिकुलर लोड पे जो इलोंगेशंस की वैल्यू है तीनों वायर्स की, वो अलग अलग आ रही है। जो आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज, कि द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द थ्री वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर शोन इन द फिगर, पी क्यू आर द इलास्टिक लिमिट ऑफ द वायर, द फिगर शोज दैट, इस फिगर से क्या पता चलता है कि इलास्टिक लिमिट ऑफ द वायर P इज मैक्सिमम, या इलास्टिक लिमिट ऑफ द वायर Q इज मैक्सिमम, या इलास्टिसिटी ऑफ द वायर Q इज मैक्सिमम, या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ R इज मैक्सिमम। ये सवाल पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है। तो इस प्लॉट से तुम क्या कंक्लूड करोगे, ये समझना जरूरी है। देखो तुमने कहा अभी समझा कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो प्लॉट था, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेस को क्या प्लॉट कर रहे थे, y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे थे, और स्ट्रेन को हम लोग x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे थे। और ये जो बन रहा था, तो ये जो एंगल बन रहा था थीटा, दिस टेन थीटा इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस y। यहाँ अगर देखो x एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बन रहा है, तो एक चीज तुम समझ जाओ कि ये स्ट्रेस यहाँ पे x एक्सिस पे प्लॉटेड है, यहाँ पे स्ट्रेन y एक्सिस पे प्लॉटेड था। तो इस केसेस में, इस प्लॉट के केस में अगर तुम यंग्स मॉडुलस निकालोगे ना वायर का, तो इट विल बी टेन थीटा, इट विल बी व्हाट, इट विल बी कॉट थीटा। क्योंकि देखो यहाँ पे तुमको क्या करना होगा, अगर मान लो ये हम निकालते हैं थीटा है, तो स्ट्रेस मान लो ये है, स्ट्रेस हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और स्ट्रेन हो गया वर्टिकल एक्सिस पे। और यंग्स मॉडुलस क्या होता है, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, 1/10 थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इस प्लॉट के हिसाब से देखो, तो टेन थीटा इज अप्रोक्स, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो हम क्या लिखते हैं कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/थीटा, मतलब यंग्स मॉडुलस जो है वो 1/थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका भी थीटा ज्यादा है, मतलब जैसे यहाँ देखो इस केस में, ये जो केस है, इस केस में थीटा की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, इस केस में थीटा की वैल्यू कम है, और इस केस में सबसे कम है। तो जिस केस में थीटा की वैल्यू सबसे कम होगी, उस केस में यंग्स मॉडुलस जो मटेरियल का होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। थीटा जितना कम होगा, यंग्स मॉडुलस उतना ही ज्यादा होगा। तो इस केस में थीटा की वैल्यू सबसे कम है, मतलब यहाँ ये जो वायर जिस मटेरियल का बना हुआ है, इसका यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा होगा। और अगर यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से इसका अगर यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा होगा, ये जो वायर है, ये पी क्यू आर है, तो इसका यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा होगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ द वायर P इज मैक्सिमम, ये गलत हो गया,
चू मैक्सिमम में गलत हो गया, ठीक है। और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द आर इज मैक्सिमम, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव इज ट्रू, ये वाला केस जो है यहाँ पे अप्लाई होगा जो है सो। अब आगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ आर इज मैक्सिमम, इसकी इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस जिसका ज्यादा होगा इलास्टिसिटी उसकी ज्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ आर इज मैक्सिमम, ठीक है। अब एक सवाल यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है क्या चीज, स्ट्रेस को इसने वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व ऑफ ए वायर ऑफ टू मटेरियल ए और बी, ए और बी जो है ना ये दो कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जो कि दो डिफरेंट मटेरियल के वायर का कर्व है। अगर मान लो कि इस वाले मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस है ये YA है, और इस वाले मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस है अगर YB है, तो कह रहा है कि इस YA और YB में क्या रिलेशन होगा। मैंने आपको बताया ना कि यंग्स मॉडुलस Y इज इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा होता है। इस हिसाब से अगर YB की वैल्यू तुम निकालोगे तो क्या लिखोगे, tan ऑफ 30 डिग्री, मतलब 1/√3 हो गया। और YA की वैल्यू जब निकालोगे तो tan ऑफ 60 डिग्री, मतलब ये हो गया √3। तो कहीं ना कहीं तुम देख सकते हो क्या चीज कि ये जो YA है, तो हम लोग लिख सकते हो कि YA इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ YB, क्योंकि जब 3 इंटू 1/√3 करोगे तो ये √3 के बराबर आ जाएगा। मतलब क्या आया हमारे पास कि YA इज इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को समझने और उससे रिलेटेड सवालों को लेकर के है। जैसे कि यहाँ देखो, ये नॉर्मल सवाल है, ये कहता है कि लोड वर्सेस इलोंगेशन ग्राफ ऑफ द 4 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल्स इज शोन इन द फिगर। कह रहा है कि लोड वर्सेस इलोंगेशन का ग्राफ है 4 वायर का जो सेम मटेरियल के बने हुए हैं। तो कह रहा है क्या चीज कि थिकेस्ट वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच लाइन, तो कौन सा वायर सबसे थिक है, थिक मतलब मोटाई, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो किसका सबसे ज्यादा है। देखो ये वायर्स तो सारे सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो हमें तो यंग्स मॉडुलस जो हम लोग निकालते हैं, तो हमने निकाला है कि यंग्स मॉडुलस Y बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। और अगर मान लो कि कोई वायर है, ठीक है, ये सपोज करो कि ये वायर है, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ओरिजिनल लेंथ इसका L है, और इस पे हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं फोर्स F, तो इसमें स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, F/A हो जाएगी। और मान लो कि इस लोड की वजह से इस वायर में ये डेल एल लेंथ का इलोंगेशन प्रोड्यूस हो जाता है, तो स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी डेल L/L। तो अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं क्या चीज, F यहाँ से तो A, इसको कैसे लिखोगे, तो डिवाइड डेल L/L है, डिवाइड F इंटू L/A इंटू डेल एल हो जाता है। तो अल्टीमेटली अगर तुम देखो तो डेल एल बराबर क्या होता है, डेल एल इज इक्वल टू F इंटू L/A इंटू Y, क्योंकि देखो यहाँ पे Y कांस्टेंट होगा, Y क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, Y कांस्टेंट है। Y तुम्हारा क्यों कांस्टेंट है भाई, क्योंकि ये सेम मटेरियल का बना हुआ है, क्या लिख रहा है, सेम मटेरियल का वायर है, तो Y मेरा कांस्टेंट हो गया। फोर्स लोड जो है सो सब पे इस एक्सिस पे अप्लाई लोड भी कांस्टेंट हो गया, मतलब लोड वेरी हो रहा है लेकिन सबके लिए सेम रूप से वेरी हो रहा है, लेंथ भी सेम है। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या लिख रहे हैं कि जो इलोंगेशन है डेल एल, ठीक है, जो इलोंगेशन डेल एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/del हो गया। तो देखो यहाँ से कि हम 1/del है, तो अगर आप देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/del, तो कह रहा थिकेस्ट वायर, तो थिकेस्ट वायर क्या होगा, जिसमें लोएस्ट इलोंगेशन होगा, लोएस्ट इलोंगेशन जो होगा जिसमें डेल एल की वैल्यू सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा थिक होगा वायर, ठीक है, लोएस्ट इलोंगेशन जिस वायर में होगा, ठीक है, वो वायर सबसे ज्यादा थिक होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर लोड पे, मतलब मान लो ये पर्टिकुलर लोड है, मैंने इसको ऐसे प्लॉट किया, एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दिया, ठीक है, ये अगर यहाँ कटेगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ देखो लोअर लोड पे प्लॉट कर दिया, तो इसमें देखो कि एक पर्टिकुलर लोड पे अगर इलोंगेशन की वैल्यू देख रहे हैं तो सब किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा इलोंगेशन की है, अगर देखो सबसे ज्यादा इलोंगेशन तो A की आ रही है और सबसे कम इलोंगेशन D की आ रही है, तो यू कैन से कि D इज हाई, इसका थिकनेस सबसे ज्यादा है, जो थिकेस्ट वायर है, ये क्या है, थिकेस्ट वायर का प्लॉट है ये, और ये सबसे ज्यादा जो इलोंगेशन A में आ रहा है ये सबसे थिन वायर है, ये क्या है, थिनेस्ट वायर है, थिनेस्ट वायर का प्लॉट है। समझ में आ रही है बात, चलिए समझ में आ रही है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कि आपको प्लॉट दे रखा है जिसमें कह रहा है कि द एडजेसेंट ग्राफ शोज द एक्सटेंशन डेल एल ऑफ द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, मतलब एक वायर है जिसका लेंथ ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर है और उसका एक्सटेंशन जो डेल एल है ना ये यहाँ प्लॉटेड है, और कह रहा है कि इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द रूफ एट वन एंड, मतलब कुछ सिचुएशन ऐसा है कि ये वायर है, ठीक है, और इस वायर को क्या कर रहा है, रूफ के टॉप से सस्पेंड कर दिया गया, ओरिजिनल लेंथ इसका L है जो कि 1 मीटर मेंशन्ड है, और इस पे क्या कर रहे हैं, एट वन एंड विद लोड W कनेक्टेड विद द अदर एंड, और इस एंड पे यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, W लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्या चीज कि इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज दिस, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो A है वो 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो मेंशन कर रखा है। तो कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, तो हमें तो पता है कि यंग्स मॉडुलस जो Y की वैल्यू होती है वो क्या होती है, यंग्स मॉडुलस इज बेसिकली व्हाट, इट इज बेसिकली द यंग्स मॉडुलस क्या होता है, F/A
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बटा डेल एल बाई एल। किसी भी मोमेंट पे जो डेल एल की वैल्यू है ले लो। यहाँ देखो कि जब हम लोड देते हैं 60 का, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो जब 60 का लोड देते हैं उस समय जो तुम्हारा ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो, 60 के लोड पे क्या लिखोगे, मान लो कि इस लोड पे कंसीडर करें तो 60 और बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 10 टू द पावर -6 और डिवाइडेड बाय डेल एल देखोगे तो 60 के लोड पे डेल एल कितना है 3 × 10 टू द पावर -4, 3 × 10 टू द पावर -4 और ये बाई कितना है लेंथ, ओरिजिनल लेंथ क्या 1 मीटर है तो यहाँ 1 कर दिए, ये कितना आ गया 60 बाई 10 टू द पावर -6 और इंटू ये आ गया 1/3 × 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया, ये हो गया तुमको यहाँ से 20 हो गया, तो हम 20 × 10 टू द पावर +10, ये आ गया 2 × 10 टू द पावर 11। ठीक है, तो दिस विल बी द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस का जो वो है, तो ये व्हाट कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, दिस विल बी 2 × 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं और हमारे पास ये एक मेटल वायर है जिसका एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और इस पे हम लोग लोड वेरी करवा रहे हैं। ठीक है, तो लोड वेरी करवाते हुए हम लोगों ने प्रोपोर्शनल लिमिट को अचीव कर लिया। ठीक है, यहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो प्लॉट था वो क्या था, तो प्रोपोर्शनल था, मतलब स्ट्रेट लाइन था। अब कह रहे हैं क्या चीज कि इफ द स्ट्रेन इज इंक्रीज ए लिटिल बिट, मतलब जो 2% का जो स्ट्रेन का लिमिट था उससे हम आगे क्रॉस होते हैं, दैट इज इन द रीजन ए बी, मतलब कौन सा रीजन, ये जो रीजन है, मतलब दैट इज इन द रीजन ए बी, कौन सा रीजन है, ये जो ए से बी का जो रीजन है, मतलब अब हम लोग स्ट्रेन को थोड़ा बढ़ाते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन द रीजन ए बी द स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। इस ए से बी के मतलब ये इस लिमिट तक तो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी लिमिट में थे, क्या थे हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट में थे। अब हम लोगों ने क्या किया कि स्ट्रेस को हम लोग और फर्दर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जब स्ट्रेस को हम लोग बढ़ाते हैं तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि उस इस रीजन के बाद कि ये रीजन है ए से बी, ये जो रीजन है, ठीक है, तो इस रीजन में जब हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, ये जो रीजन है, इस रीजन में जब हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होता है उसका रिलेशन जो है वो क्या है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, it is not following the proportionality format। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच जो है वो proportionality relations फॉलो ही नहीं हो रहा है। so if the strain is increased a little bit, that is in the region AB। ठीक है, इस AB रीजन में, A से B के रीजन में the stress is not proportional to the strain। ठीक है, however the wire still regains its original length after the removal of stretching force। इसे कहने का यह मतलब है कि जब हमने वायर को स्ट्रेच किया और जब प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को क्रॉस किया तो ये जो रिलेशंस आया, ये क्या है, ये नॉन लीनियर रिलेशंस, ये क्या है, नॉन लीनियर रिलेशंस है, लीनियर रिलेशन है। ठीक है, किसका, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का। इस लिमिट में एक खासियत इसकी ये है कि अगर इस बी पॉइंट पे हम अनलोड करते हैं, ये जो वायर स्ट्रेच हुआ, अब हम क्या करेंगे कि स्ट्रेच कैसे हुआ, जब लोड बढ़ाते गए, अब लोड को हम लोग ग्रेजुअली क्या करेंगे, घटाते जाएंगे, तो घटाते जाएंगे तो ये जो वायर है ना, जो धीरे धीरे जो उसका स्ट्रेन भी घटता जाएगा, तो स्ट्रेन भी इसी फॉर्मेट में, इसी डायरेक्शंस में ये अनलोड होता जाएगा। मतलब ठीक है, मतलब कि जैसे मान लो कि लोड घटा के यहाँ ले आए, तो जैसे ही लोड यहाँ पे घटा के लाएंगे तो ये सिर्फ इसी प्लॉट को फॉलो करेगा जो है। सो कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको अनलोड करोगे, इस वायर को क्या करोगे, अनलोड करोगे, अनलोडिंग करोगे, कैसे, ग्रेजुअली अनलोडिंग करोगे, तो ये जो मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन का प्लॉट है ना, वो इसी बी, ए और ओ पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो है सो बीओए पाथ को फॉलो करेगा। तो ये जो है द बिहेवियर, दिस बिहेवियर इज शोन अप टू द पॉइंट बी इज नोन एज द इलास्टिक और यील्ड पॉइंट। तो बी पॉइंट तक क्यों बोला गया बी पॉइंट को, क्योंकि बी पॉइंट के अबव जब तुम स्ट्रेस को बढ़ाओगे ना तो क्या होगा कि ये जो जब तुम इसको अनलोड करोगे तो ये सेम इस पाथ को फॉलो नहीं करेगा। मतलब बी ए ओ जो ये जो पाथ है ना, रिवर्स डायरेक्शन में जब तुम स्ट्रेस मतलब घटाते जाओगे स्ट्रेस को, तो स्ट्रेन भी इसी पाथ के अकॉर्डिंगली घटता जाएगा। ठीक है, ये यहीं तक संभव है, इसी लिमिट तक संभव है। बी के बियॉन्ड अगर तुमने इसमें कुछ इलोंगेशन प्रोड्यूस किया है और तब अगर तुम इसको अनलोड करोगे तो ये इस पाथ को फॉलो नहीं करेगा जो है। सो यही कर रहा है कि द बिहेवियर इज शोन अप टू द पॉइंट बी इज नोन एज द इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ना बी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट कहलाता है। ठीक है, और ये ए पॉइंट क्या कहलाता था, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहलाता था, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहलाता था। ठीक है, और ए बी पॉइंट क्या हो गया, इलास्टिक लिमिट कहलाया। तो ये इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट भी इसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट, वाई आई यील्ड, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बी के बियॉन्ड अगर मैंने इसमें कुछ स्ट्रेस अप्लाई किया, मतलब बी पॉइंट पे जो स्ट्रेस है ना, यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस है, इसके बियॉन्ड अगर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया तो इसमें डिफॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाता है जो कि फिर अगर हम उसको अनलोड करेंगे तो वो फिर ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो वायर है ना, ये जो वायर है ये यील्ड कर देता है अगेंस्ट द स्ट्रेस। यील्ड मतलब कि अब इसमें वो क्षमता नहीं बची कि वो अपने पुराने शेप को रिगेन कर पाए। तो
तो कहने का मतलब ये बी पॉइंट के बियॉन्ड अगर आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, मतलब आपने इसके एंड पॉइंट के बियॉन्ड अप्लाई कर दिया, ये ओरिजिनल शेप को कंप्लीटली गेन नहीं कर पाएगा। तो बी पॉइंट इज कॉल्ड द एंड पॉइंट। सो दिस बिहेवियर इज शोन अप टू द पॉइंट बी इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट और एंड पॉइंट। तो ये कई बार एग्जांपल में एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। एंड द रीजन ओ ए बी रिप्रेजेंट द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। तो ये जो रीजन है ना, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ठीक है, ये जो पूरा रीजन है ओ ए बी, ठीक है, दिस इज द इलास्टिक लिमिट। ये क्या बताता है? इलास्टिक लिमिट को बताता है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या अगर कोई वायर अपने इलास्टिक लिमिट के अंदर में है तो क्या वो हुक्स लॉ को ऑबे कर रहा है? तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हुक्स लॉ हमारा यहीं तक फॉलो होता है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक हुक्स लॉ फॉलो होता है। ये जो एरिया है ना, इस एरिया तक हमारा हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है भाई, देख लो उसको, यहां तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। लेकिन इसके बियॉन्ड जो कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इसमें प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तो है नहीं, फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया है टोटल का टोटल, ये एरिया है, दिस इज द इलास्टिक लिमिट ऑफ द वायर एंड द पॉइंट बी इज कॉल्ड द एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट क्यों उसने हमने बोला? क्योंकि इसके बियॉन्ड अगर हमने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया इस वायर पे, तो ये वायर क्या हो गया? इल्ड कर गया, हार गया, अब वो अपने ओरिजिनल शेप को गेन नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एंड पॉइंट। तो इसको समझ लेना कि एंड पॉइंट क्या कहलाता है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये इलास्टिक लिमिट को अच्छी तरह से समझ लिया कि इलास्टिक लिमिट के तहत अगर हम किसी भी रॉड को या किसी भी बॉडी को अगर हम उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और फिर उसको हम अनलोड करते हैं इस लिमिट के अंदर अगर हम उसको अनलोडिंग करते हैं, तो वो सेम इसी पाथ को फॉलो करता हुआ ये नीचे की ओर आएगा। मतलब क्या चीज है कि ये जो है सो इलास्टिक लिमिट इसलिए कहलाया क्योंकि वायर ने अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर लिया। एंड द पॉइंट बी को हम लोगों ने यील्ड पॉइंट भी बोला, क्योंकि बी के बियॉन्ड अगर हमने इसमें कुछ स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, इस बी पॉइंट पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है, यील्ड स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं, इस स्ट्रेंथ के बियॉन्ड अगर हमने इस पे स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, तो इस वायर में कुछ ऐसे डिफॉर्मेशन हो जाते हैं जो कि अनलोडिंग के वक्त जो है, मतलब कंप्लीटली जब हम उसको लोड घटा भी देंगे तो वो डिफॉर्मेशन हमेशा उसमें बने रह जाते हैं। सो इफ द वायर इज स्ट्रेच बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट बी बिटवीन बी सी, मतलब क्या चीज कि अगर वायर को हम बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट स्ट्रेच करते हैं, जैसे कि मैंने कहा बी से सी के बीच में, तो स्ट्रेन इंक्रीजेस मच मोर रैपिडली। मतलब क्या चीज, अगर आप गौर से देखो तो स्ट्रेस क्या बढ़ रहा है, ये और यहां से देखो तो ये, मतलब स्ट्रेस की वैल्यू मात्र इतनी सी बढ़ी, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट वी हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम द यील्ड पॉइंट। बट अगर स्ट्रेन की वैल्यू देखो तो स्ट्रेन की वैल्यू बी और सी में क्या हो गया, ये इतना ज्यादा स्ट्रेन तुमने इसमें प्रोड्यूस कर दिया। तो बी और सी के बारे में इसमें यही कह रहा है कि स्ट्रेन इंक्रीजेस मच मोर रैपिडली एंड इफ स्ट्रेचिंग फोर्स इज रिमूव्ड, अगर मान लो सी पॉइंट पे लाकर तुमने स्ट्रेचिंग फोर्स को रिमूव कर दिया, कंप्लीटली जीरो कर दिया, तो वायर डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो वायर जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि इस पाथ को फॉलो करता हुआ, मतलब पाथ मतलब कि जैसे जैसे लोड घटाओगे तो ऐसे मतलब लोड घटाया तुमने तो स्ट्रेस घटता गया, तो इस पाथ को फॉलो करता हुआ वो मतलब अनलोड होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जब तुम सी पॉइंट पे जब पूरा का पूरा स्ट्रेस जीरो कर दोगे तो इट विल बेसिकली हैविंग ए सम अमाउंट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये जो अमाउंट होगा ना, ये दिस डिफॉर्मेशन विल ऑलवेज रिमेन। सो दिस इज कॉल्ड द परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन इसमें तुमने प्रोड्यूस कर दिया। तो ये जो स्टेज है, ये जो तुम्हारा ये है बी से सी के बीच में, बी से सी के बीच जो तुमने क्या किया, इस बीच में जो डिफॉर्मेशन हो गया, इसमें ये क्या हो गया, परमानेंटली सेट हो गया इस वायर में। अगर तुमने ये वायर है और इस वायर को तुमने जो है सो इस पे लोड अप्लाई किया, इस लोड को बढ़ा करके तुमने इस यील्ड स्ट्रेंथ, ये क्या है, ये यील्ड स्ट्रेंथ है, यहाँ से यहाँ ये बी पॉइंट तक क्या है, स्ट्रेस की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। इसके बियॉन्ड अगर तुमने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया तो इस वायर में कुछ ना कुछ, जब तुम लोड हटाओगे तो कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह ही जाएगा। तो ये जो चीज है परमानेंट डिफॉर्मेशन जो रह गया, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं, डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं क्या चीज कि इन द पोर्शन बीसी, ठीक है, बीसी बीसी ऑफ द ग्राफ हुक्स लॉ फेल्स हो गया। हुक्स लॉ तो पहले ही फेल्स हो जाता है, इस पॉइंट ए के बियॉन्ड हुक्स लॉ फेल हो गया, इस पॉइंट इसके बियॉन्ड हुक्स लॉ फेल हो गया, ठीक है। एक्सटेंशन जो है वायर में, जो एक्सटेंशन हुआ इस मतलब इस पूरे के पूरे रीजन में बी सी से लेकर के ओ तक, तो वायर में जो एक्सटेंशन हुआ वो क्या हो गया, वो एक्सटेंशन क्या हो गया, पार्टली ARTLY पार्टली इलास्टिक है, ठीक है, पार्टली इलास्टिक है और पार्टली प्लास्टिक एक्सटेंशन हुआ, पार्टली प्लास्टिक एक्सटेंशन हुआ, ठीक है, एक्सटेंशन, दोनों एक्सटेंशन है। क्योंकि देखो जब तुम अनलोड करोगे तो बहुत इतना सारा डिफॉर्मेशन था, स्ट्रेन इतना सारा था, अब जब तुमने अनलोड किया तो इतना प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन बच गया, बाकी सब तो रिस्टोर हो गया ना। तो इस रीजन में, बीसी रीजन में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी हुआ पार्टली, और पार्टली तुमको जो है सो इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी हुआ जो है सो, ठीक है। Friends, here we have a problem
जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि द ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द अप्लाइडेड फोर्स एफ, ठीक है, ये जो फोर्स है ये अप्लाइडेड फोर्स है, ये क्या है अप्लाइडेड फोर्स है, एंड द स्ट्रेन एक्स, और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्या है, दिस इज द स्ट्रेन एक्सिस है, मतलब डिफॉर्मेशन एक्सिस ये है, और यहाँ पे फोर्स एफ है, अप्लाइडेड फोर्स है। ये फोर्स किस पे लग रहा है, तो एक थिन यूनिफॉर्म वायर पे लग रहा है। द वायर बिहेव्स एज अ लिक्विड इन विच पार्ट, तो किस इस पूरे ग्राफ में किस पार्ट पे वायर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है। तो पर्टिकुलरली आप नोटिस कर रहे होंगे कि बी पॉइंट के बाद इस बी पॉइंट, ये जो बी पॉइंट है मतलब बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे स्ट्रेस है, देखो एक स्ट्रेस पॉइंट होगा। बी पॉइंट के बाद आप अगर देख रहे हैं तो स्ट्रेस घट रहा है, स्ट्रेस घट रहा है, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कैचेस कि बी से सी के बीच में स्ट्रेस घटा, लेकिन स्ट्रेस घटने के बावजूद भी इतना डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है, मतलब बी से सी पॉइंट के बीच में इवन दाउ द स्ट्रेस इज डिक्रीजिंग द डिफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग। इसी से साफ जाहिर होता है कि द वायर बिहेव्स एज अ लिक्विड इन विच पार्ट, तो बिटवीन द पार्ट बी एंड सी, इस पार्ट में वायर एज अ लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, वायर इज फ्लोइंग, ठीक है, या कह सकते हो वायर यील्ड्स टू द अप्लाइडेड स्ट्रेस एंड नाउ इट इज इन फ्लोइंग स्टेट जो है सो, ठीक है, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि स्ट्रेस घटने के बाद भी डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इट इज बेसिकली फ्लोइंग। अब देखो ये केस को समझो जरा सा कि इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड फर्दर, ठीक है, इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड फर्दर बाय, ठीक है, बाय ए वेरी स्मॉल इंक्रीज इन इट्स, बाय अ वेरी स्मॉल इंक्रीज इन इट, a very large increase in the strain is produced in region CD। मतलब क्या चीज कि अगर आप स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, कितना बहुत स्मॉल अमाउंट में बढ़ाते हैं, ठीक है, स्ट्रेस को क्या कर रहे हैं आप एक बहुत स्मॉल अमाउंट में बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इस सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ स्ट्रेस है और इस डी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है, तो ये जो रीजन है आपका, ये पर्टिकुलरली ये जो रीजन है ये है क्या है, आप इंक्रीज इन स्ट्रेस है, क्या किया आपने, इंक्रीज इन स्ट्रेस किया, ठीक है, स्ट्रेस, और इस इंक्रीज इन स्ट्रेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड हुआ वो कितना ह्यूज डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ, दिस इज द इंक्रीज इन द स्ट्रेन, ये जो है वो क्या है, तो स्ट्रेन में जो इंक्रीज हुआ ये इतना ज्यादा हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज फर्दर, मतलब सी पॉइंट के बाद अगर हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो क्या हो रहा है कि वेरी स्मॉल इंक्रीज इन इट, ठीक है, वेरी स्मॉल इंक्रीज इन इट मतलब वेरी स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस, ए वेरी लार्ज इंक्रीज इन द स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन द रीजन सी से डी के बीच में, स्ट्रेन में एक बहुत बड़ा इंक्रीज होता है। आफ्टर रीचिंग द पॉइंट डी, और जब डी पॉइंट पे हम अचीव पहुंचते हैं एट दिस पॉइंट द स्ट्रेन इंक्रीजेस इवन इफ द वायर इज अनलोडेड, क्योंकि डी पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं क्या चीज कि इस रीजन में क्या हो रहा है, तो स्ट्रेस को हम घटा रहे हैं, स्ट्रेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन स्ट्रेस डिक्रीज होने के बाद भी स्ट्रेन हमारा क्या हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि आफ्टर रीचिंग द पॉइंट बी द स्ट्रेन इंक्रीजेज इवन इफ द वायर इज अनलोडेड, क्योंकि डी से ई के बीच में स्ट्रेस घटा रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं कि इस रीजन में हम क्या कर रहे हैं, तो वायर को अनलोड कर रहे हैं, वायर इज अनलोडेड, अनलोडेड मतलब कि इस पे जो लोड है या इस पे जो आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको हम घटा रहे हैं, इसके बावजूद भी, ठीक है, हमारा स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यही कर रहा है कि इन द रीजन डी द वायर लिटरली फ्लोस, तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि इस डी से ई के बीच में वायर क्या हो रहा है, तो फ्लोइंग स्टेट में आ गया, ठीक है, क्या आ गया, तो वायर जो है सो फ्लोइंग स्टेट में आ गया। इसमें एक्चुअली में ये जो फ्लोइंग स्टेट में वायर आता है तो इसमें होता क्या है कि फ्यू वीकर पोर्शन इन द वायर, ठीक है, एंड फाइनली द वायर ब्रेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ कुछ वायर जो होता है जब आप उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन, कुछ ऐसे मतलब पॉइंट्स होते हैं जहां पर वीकर सेक्शंस होता है, तो वो वीकर सेक्शन जो है वहां पर नेक बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, वहां पे नेक एंड वेस्ट जो बनना स्टार्ट हो जाता है, और बाद में अल्टीमेटली ई पॉइंट पे जाके वायर क्या होता है, फाइनली ब्रेक कर जाता है। ये है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसी मेटल वायर का, जो मैं यहाँ आपको समझा रहा था कि अगर आप सी पॉइंट के बाद, ठीक है, सी पॉइंट के बियॉन्ड अगर आपने स्ट्रेस को बढ़ाया तो थोड़ा सा ही स्ट्रेस बढ़ाया, आपने स्ट्रेन में एक लार्जर इंक्रीमेंट को नोटिस किया, ठीक है। साथ में आपने क्या नोटिस किया कि डी पॉइंट के बियॉन्ड आप वायर को अनलोड करते जा रहे हो, फिर भी डिफॉर्मेशन जो है सो हो रहा है, और फाइनली वायर ई पॉइंट पे आकर के ब्रेक कर जा रहा है। द मैक्सिमम स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट टू डी, मतलब इस डी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है, ये जो स्ट्रेस पॉइंट हो गया, ठीक है, आफ्टर विच द वायर बिगिंस टू फ्लो, इस डी पॉइंट के बाद, मतलब डी क्या है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू डी आफ्टर विच द वायर्स बिगिंस टू फ्लो, क्योंकि डी पॉइंट के बाद वायर्स क्या हो रहा है, फ्लो स्टेट में आ जा रहा है, वायर्स बिगिंस टू फ्लो एंड ब्रेक इज कॉल्ड ब्रेकिंग और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये जो स्ट्रेस हुआ दिस इज कॉल्ड द ब्रेकिंग, ठीक है, ब्रेकिंग और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाता है उस मटेरियल का, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। द वायर द रीजन बी सी डी ई, ये जो रीजन है
बी सी डी, मतलब ये कौन सा रीजन, द रीजन बी सी डी ई, ये देखो ये जो रीजन है यहां से लेकर के यहां तक का, ये क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस का रीजन है। मतलब क्या चीज है कि अगर तुमने स्ट्रेस को जीरो कर दिया तो वायर जो है उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन ही दिखेगा, वो ओरिजिनल सिचुएशन में वो पॉइंट पे बैक होकर नहीं आएगा। तो ये जो रीजन है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, क्योंकि स्ट्रेस हटाने के बाद भी जो आपका स्ट्रेन है वो मेंटेन रहेगा। सो द रीजन BCD रिप्रेजेंट द प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है डिफरेंट मटेरियल्स के यहाँ पे जो है सर। इसमें अगर आप देखो तो ब्रिटल मटेरियल के बारे में ये कहा जाता है कि दीज आर द दोज मटेरियल्स विच शोज अ वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज, ठीक है। क्या होते हैं, इसमें प्लास्टिक रेंज बहुत कम होता है, वेरी प्लास्टिक जो रेंज होता है, प्लास्टिक रेंज क्या होता है, ये ले कम होता है, स्मॉल होता है। इसका प्लास्टिक रेंज क्या होता है, स्मॉल होता है। इसके कहने का मतलब क्या है, ये ऐसे मटेरियल है जो बहुत छोटे प्लास्टिक रेंज को दिखाते हैं। ऑफ कोर्स प्लास्टिक रेंज विल बी बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल का जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है ना, इट लाइज क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट। तो ये चीज याद रखिएगा कि ब्रेकिंग पॉइंट जो होता है इसका क्या होता है, ब्रेकिंग पॉइंट जो होता है, मतलब जब जिस पॉइंट पे ये टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, वो कहां लाई करते हैं, तो लाइज क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट, क्लोज टू इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के क्लोज लाई करता है, ठीक है। तो यही चीज है, ये जो प्लॉट है हमारा, ये क्या चीज है, ब्रिटल मटेरियल का जो है स्ट्रेस स्ट्रेन का प्लॉट है। इसमें जो देखने वाली बात ये है कि जो भी ब्रिटल मटेरियल्स होगा उसका प्लास्टिक रेंज जो होगा, मतलब जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस का जो रेंज होगा वो क्या होता है, वो ऑफ कोर्स वो इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और वो रेंज बहुत ही स्मॉलर होता है, ठीक है। तो उस केसेस में जो ब्रेकिंग पॉइंट्स होते हैं ना उसके, वो बहुत ज्यादा प्लास्टिक लिमिट के नजदीक पाया जाता है, ठीक है। तो सच मटेरियल इसी वजह से सच मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड इन मेकिंग द स्प्रिंग, ठीक है, जो आप बनाते हो स्प्रिंग या फिर शीट जो बनाते हो, तो इस सभी चीजों को बनाने में हम ब्रिटल मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते। वी कैन नॉट यूज द ब्रिटल मटेरियल टू मेक द स्प्रिंग एंड शीट। जैसे कि एग्जांपल जो ब्रिटल मटेरियल का है वो है हमारा कास्ट आयरन। क्या है, जैसे क्या एग्जांपल है, कास्ट आयरन, ठीक है, या नहीं तो ग्लास, ये सब क्या है हमारे ब्रिटल मटेरियल के एग्जांपल्स है जो है सो। तो यही चीज है कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, यहाँ पे प्लास्टिक रीजन जो है इज बिटवीन E एंड C के बीच में प्लास्टिक रीजन है। देखो ये जो पॉइंट है ना E to C, दिस इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दैट द ब्रिटल मटेरियल इज शोन है। यही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, इतना ही जो स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेन है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। मतलब प्लास्टिक मतलब कि अगर मैंने यहाँ से स्ट्रेस को जीरो कर देंगे तो ये जो डिफॉर्मेशन है वो इंटैक्ट रहेगा। तो क्या हो रहा है कि C पॉइंट के बियॉन्ड क्या हो जा रहा है, तो ये C पॉइंट के बियॉन्ड ये मटेरियल क्या ब्रेक कर जा रहा है। क्या हो रहा है, ये ब्रेक पॉइंट है, क्या है ये ब्रेकिंग पॉइंट है। तो ये ऐसे मटेरियल है, द प्लास्टिक रीजन इज बिटवीन E एंड C इज स्मॉल। ये प्लास्टिक रीजन कितना कम है आप देख सकते हो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन सस्टेन करने की क्षमता ही नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ कि इसने मतलब इस पॉइंट पे आकर के जो है बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, इस पॉइंट पे आकर के वो ब्रेक हो गया। तो इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड उसमें स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल का जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का क्या प्रॉपर्टीज होगा कि इसका जो इलास्टिक लिमिट होगा ना, अब ब्रेकिंग पॉइंट बहुत ही क्लोज होंगे जो है सो, ठीक है। अब डक्टाइल मटेरियल की बात करते हैं, तो पहले समझ जाए इस चीज को कि डक्टाइल मटेरियल्स आर दोज मटेरियल व्हिच शोज लार्जर प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। याद रखिएगा डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, ये होते हैं लार्जर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करते हैं, शोज लार्जर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, डिफॉर्मेशन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, ठीक है, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड ये लार्जर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ब्रेकिंग पॉइंट जो होते हैं वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट। जो ब्रेकिंग पॉइंट है, जैसे C ब्रेकिंग पॉइंट है और E इलास्टिक लिमिट है, तो ये वाइडली सेपरेटेड है। क्या है, दिस इज वाइडली सेपरेटेड। क्या है ये, वाइडली सेपरेटेड है। मतलब क्या है कि इलास्टिक, इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का रेंज ज्यादा है, तो इसमें क्या होता है कि ब्रेकिंग पॉइंट इज वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। Such material can be used in making springs and sheets। तो ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल हम करते हैं स्प्रिंग बनाने में, ठीक है, या शीट जो बनाते हैं, ठीक है, शीट बनाने में भी ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जैसे डक्टाइल मटेरियल क्या हो सकता है हमारा, कॉपर। क्या हो सकता है, कॉपर हो गया। कॉपर के बाद जैसे आप सिल्वर वगैरह का जो ज्वेलरी बनता है वहां डक्टिलिटी की इस्तेमाल होती है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है हमारे डक्टाइल मटेरियल है। तभी इसके जो आप वायर देखते हो, इलेक्ट्रिकल वायर जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ये इसी से मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि इसकी डक्टिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो डक्टिलिटी मतलब उसको पतला करके लंबा से लंबा खींचा जा सकता है, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का रेंज ज्यादा होता है। और एक होता है इलास्टोमर्स। ये दीज आर दोज मटेरियल for which stress strain variation is not a straight line within elastic limit। मतलब कहने का मतलब ये एक ऐसे मटेरियल है जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन का जो वेरिएशंस होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन का वेरिएशन हो क्या है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ some kind of curve। so कह सकते हो कि स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन विद इन द इलास्टिक लिमिट,
ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये जो इलास्टिक लिमिट के तहत स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, मतलब ये कर्व जरूर है, लेकिन अगर मैं स्ट्रेस इस पॉइंट पे छोड़ू तो ये क्या होगा, ये जो मटेरियल होगा वो ओरिजिनल शेप को इस पाथ के थ्रू गेन कर लेगा जो है सो, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि द इलास्टिक रीजन इज वेरी लार्ज। इसमें क्या होता है बेसिकली इलास्टोमर्स में, इलास्टिक जो रीजन होता है वो लार्ज होता है, लार्ज इलास्टिक रीजन होता है, ठीक है, लार्ज इलास्टिक रीजन होता है, क्या होता है, इलास्टिक रीजन इज वेरी लार्ज होता है, ठीक है। द मटेरियल डू नॉट ओबेज द हुक्स लॉ ओवर मोस्ट ऑफ द रीजन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, तो ये प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए हुक्स लॉ ओबे नहीं होता है। क्या होता है, हुक्स लॉ जो होता है, हुक्स लॉ ये क्या करता है, ओबे नहीं होता है, ठीक है, ओबे नहीं होता है, ठीक है। हुक्स लॉ क्या होता है, तो ओबे नहीं करता है इलास्टोमर्स जो है सो, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि सच मटेरियल हैव नो प्लास्टिक रेंज, क्योंकि देखोगे क्या चीज, ये इलास्टिक लिमिट है, इस इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड अगर तुम स्ट्रेस बढ़ाओगे ये ब्रेकिंग पॉइंट भी बन जाएगा जो है, क्या बन जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट भी बन जाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इलास्टोमर के पास आपका जो इलास्टिक लिमिट उसका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, उसको ज्यादा लंबा आप उसको जो है तो क्या कर सकते हो, अगर हिंदी में बोलते तो नमार सकते हैं, मतलब इसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, ज्यादा लंबा हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेच करोगे तो ज्यादा चांसेस है कि वो ब्रेक कर जाए। तो इसलिए कहता है कि सच मटेरियल हैव नो प्लास्टिक रेंज। क्या होता है इसमें, इलास्टोमर्स में क्या होता है, नो प्लास्टिक रेंज होता है, नो प्लास्टिक रेंज, मतलब उसको प्लास्टिक रेंज नहीं होता है, इसमें कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का गुंजाइश नहीं है। जैसे ही इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड तुमने स्ट्रेस अप्लाई किया वो वही ब्रेक कर जाता है जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ब्रेकिंग पॉइंट लाइज जस्ट क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ब्रेकिंग पॉइंट है ना, इसी पॉइंट के आसपास में ब्रेकिंग पॉइंट भी लाई करता है, क्योंकि इसमें कोई प्लास्टिक रेंज एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट्स व्हाई ब्रेकिंग पॉइंट लाइज क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट हो जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल इसके इलास्टोमर के एग्जांपल क्या है, जैसे रबर आप देखते हो, क्या देखते हो, रबर है, ठीक है, रबर जैसे जो आप यूज करते हो डेली लाइफ में, तो रबर इज एग्जांपल। उसके बाद इलास्टिक टिश्यूज ऑफ एरोटा, उसके बाद लार्जर वेसल्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इलास्टोमर्स है, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, पहली बात समझ में आ गई, विद इन द इलास्टिक लिमिट, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी ये विद इन इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो दूसरा चीज क्या बोल रहे हैं, क्या चीज की जो इसका इलास्टिक रेंज होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है और मटेरियल के कंपैरिजन में जो है सो, एंड सच मटेरियल डू नॉट हैव ए प्लास्टिक रेंज, ठीक है, एंड ब्रेकिंग पॉइंट लाइज वेरी क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट, जैसे कि रबर का केस होता है। तो आई होप कि आपको ये जो डिफरेंसेस डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट से आप ये कह सकते हो कि वो मटेरियल इलास्टोमर्स है या वो मटेरियल डक्टाइल है, क्योंकि जैसे डक्टाइल की बात हो गई मतलब उसमें प्लास्टिक रेंज को मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को बर्दाश्त करने की क्षमता होगी। कहने का मतलब उसमें जो स्ट्रेस है ना, आप बिल्डअप जब करोगे तो एक लार्जर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है शो करेगा जो है सो, ब्रेक करने से पहले उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस की मतलब जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल क्या होगा, तो इलास्टिक लिमिट्स के बाद जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो काफी नजदीक होता है, एंड दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए स्प्रिंग और ए शीट वेयर द प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस आर मतलब डिजायरेबल है, मतलब हो सकता है उस केसेस में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो जब वो बर्दाश्त ही नहीं करेगा तो मैं उसका इस्तेमाल क्यों करूंगा, जैसे स्प्रिंग के केस में जो है सो।